कालपी में डिग्री कॉलेज तो होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, चलो सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। तो वो तो षड्यंत्रकारी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का मंदिर नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का मंदिर नहीं। उमा भारती अपनी जगह डली है, प्रवीण तोगड़िया चक्कर काटते फिर रहे। क्या हम लोगों ने वहाँ भगवान श्री राम से हमारी आस्था नहीं है? हमारे भी आराध्य है। कॉकरोच एक नौयुवा एक योजना विदेश से बैठ के चलाता है और ईश्वर ही इनको हटा देगा। ये भगवान के नाम पे आए, भगवान के नाम से ही चलेगा। आपको क्षत्रियों का नेता दिख रहा है कोई? इसलिए हम समाजवादी पार्टी को अंतोगत्वा तक नहीं छोड़ेंगे। नरेंद्र सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी से 50,000 वोट से जीते थे, उनका ही टिकट काट दिया जाता है। छोटे सिंह विधायक था, पहले तो उसे चुनाव बेईमानी से हरवाया गया। अखिलेश जी से साफ सुथरा व्यक्ति इस हिंदुस्तान की धरती पे अभी पैदा नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं कालपी में, जो कि कालपी विधानसभा का क्षेत्र आता है। हमारे साथ हैं आज बहुत ही पुराने वरिष्ठ नेता जो कि समाजवादी पार्टी के हैं। इनका नाम है समर सिंह उर्फ गुड्डू महेवा, जो कि सभी लोग जानते हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी हैं। बकाया इनसे हम इस जो चुनावी माहौल है विधानसभा कालपी का, क्या समीकरण रहा है, वर्षों से सदियों से सारी चर्चाएं होंगी। आप लोग बस बने रहें। नमस्कार, क्या नाम? समर सिंह चौहान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, समाजवादी पार्टी उपाध्यक्ष, जनपद जालौन। अच्छा, जैसे देख पा रहे हैं इस समय 2027 में विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है। इस क्षेत्र में बहुत ही चर्चाएं हो रही हैं, तो क्या लगता है आपको किस तरीके का समीकरण रहने वाला है इस बार? देखिए, समीकरण तो अभी नहीं बताया जा सकता है जी, क्योंकि किसी भी दल ने बसपा छोड़ के अभी अपना एक मानक तय नहीं किया कि हमको किसको लड़ाना है। जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी ने जनपद जालौन की 3 सीटें हैं, कालपी, माधोगढ़ और उरई जालौन। तो जालौन उरई जालौन में गुलाब एरवाल का पैसा जमा करवाया है। अच्छा, जो टोकन मनी होती है, पार्टी फंडिंग होती है, उसके लिए पैसा जमा करवाया है। उधर पंडित जी का पैसा जमा करवाया है मिश्रा जियों को। और यहाँ से बहुत ही वरिष्ठ पुराने रामचरण पाल थे बसपा के मिशनरी, उनके लड़के आरडी पाल है शायद नाम उनका, उनसे पैसा। तो बसपा ने तो अपने पत्ते खोल दिए। अब समाजवादी पार्टी इस बार अहम चुनाव लड़ना चाह रही है। बिल्कुल, करो मरो का चुनाव। तो समाजवादी पार्टी का जब पत्ता खुलेगा तब बीजेपी वाले अपना पत्ता खोलेंगे, उसके बाद में बताया जा सकता है कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं। आप फिर और जाना पड़ेगा, आपको पीछे 2 में जाना पड़ेगा। अच्छा, 2002 का चुनाव चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, इस क्षेत्र क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है जीतने के लिए। सिर्फ वो ऑप्शन चाह रही है कि श्री राम पाल सपा से हो जाए, बसपा से भी पाल हो जाए। तो स्वाभाविक बात है कि बीजेपी फाइट में आए। अच्छा, क्योंकि एक 2002 में चुनाव हुआ था जिसमें हंडरायन पाल लड़े थे बसपा से, श्री राम पाल सपा से लड़े थे, और डॉक्टर अरुण मेहरोत्रा, जिनका जातिगत समीकरण यहाँ कुछ नहीं था, और अरुण मेहरोत्रा 65 वोट वाले विधायक बने। तो उसी तरीके से षड्यंत्र करके वो चाह रहे कि ऐसी सीट हो जाए और हम चुनाव जीतें। ये अच्छा, जैसे आप बहुत ही समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपने कई यहाँ पर जो विधायक बने सबको कार्यकाल भी देखा होगा। मतलब सबसे अच्छा सुंदर कार्यकाल आपको किस कार्यकाल लगा, कौन से सन में? देखिए, 2002 में डॉक्टर अरुण चुनाव लड़े, उनका एक अपना अलग कार्यकाल था, तो हम उसे खराब भी नहीं कह सकते। उसके बाद 2007 में छोटे सिंह बने, उनका भी अलग कार्यकाल था, उसे भी खराब नहीं कह सकते।
उसके बाद 12 में सुरेंद्र सरसेला कांग्रेस से बने, संघर्षशील व्यक्ति। पद पे सरकार में न होने के बाद भी उनका भी कार्यकाल अपनी जगह ठीक है। नरेंद्र सिंह बीजेपी से बने, सत्ता में होने के बाद भी इन्होंने कोई बड़ा प्रोजेक्ट विधानसभा कालपी को नहीं दिलवा पाया। और उसी तरीके से विनोद चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी से जीते। जीतने के बाद वो भाजपा के ही षड्यंत्र से जीते, तो उन्होंने भी कोई ऐसा अभी तक प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया है जिससे आम जनमानस को। तो हम ये समझते हैं कि विधायक की हम बात नहीं करते। विधायक के पास एक क्षमता होती है, उसकी एक लिमिटेड क्षमता होती है कि 5 करोड़ की निधि होगी, 5 करोड़ की बुंदेलखंड विकास निधि होगी, 10 करोड़ रुपए। तो 10 करोड़ रुपए में संभव नहीं है कि वो पूरा विकास करे जब तक सरकार सहयोग ना करे प्रतिनिधि का। जैसे हमारा प्रतिनिधि भी नहीं था 2012 में, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कालपी विधानसभा को एक नहीं, हम कई ऐसी उपलब्धियां बताएंगे जो कालपी विधानसभा को गिफ्ट की। अच्छा। जैसे जनपद जालौन में लाइट की जो हब बनने जा रहा है, लाइट की तमाम व्यवस्था हो रही। सांजापुर के सोलर प्लांट का, उकासे में सोलर प्लांट का, परासन में सोलर प्लांट का, ये माननीय राष्ट्रीय विधायक नहीं था हमारा। जो अगर विधायक होता तो इससे भी अच्छी कई योजनाएं आती। अच्छा। तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जनपद जालौन और प्लस खास तौर से कालपी विधानसभा को ये सौगातें दी। इसी तरीके से 7 के पहले नेताजी की सरकार थी, विधायक नहीं था हमारा, लेकिन फिर भी मेडिकल कॉलेज जैसी व्यवस्था उन्होंने दी जो जनपद जालौन को आज लाभकारी हो रही है। उसी तरीके से हम कालपी विधानसभा को पुनः जाएं तो 7 के पहले जो सरकार हमारी थी नेताजी को, बहमई पुल का इंदिरा स्टेडियम में कार्यक्रम था और उसी में बहमई पुल का भी शुभारंभ शिलान्यास किया। हमीरपुर से जोलूपुर मोड़ हम लोग खूब अच्छी तरीके से बातें, वो तो हमारी सरकार में हुआ। जुइका पुल हमने बनाया, मनकी पुल हमने बनाया, मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, कन्या विद्याधन हमने दी। तो ये सरकारें, विधायक की कोई हैसियत नहीं होती, विधायक की कोई हैसियत नहीं होती। आज चाहते तो कालपी विधानसभा से एमएलसी भी रहे, उनकी सीट मानी गई स्वतंत्र देव जी। पिछली सरकार में परिवहन मंत्री रहे, तो हमें एक बस अड्डा भी नहीं दे पाए कालपी में, दे देते। बिल्कुल। उसके बाद नमाम गंगे जो विभाग है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग, और उसके तहत सैकड़ों टंकियां बनी। क्या आप गांव-गांव जाते, क्या उन टंकियों से पानी आदमी को मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। तो ये सरकार की नाकामियां होती। विधायक तो चाहेगा कि हमारा काम हो। हाँ, इतना जरूर हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में कि योजना किसी की है, पीता कोई का। ये काम हमें जो यथार्थ पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं ये। अच्छा, जैसे बात करते हैं, अभी आपने कहा है कि जो यहाँ पर एक परिवहन विभाग का बस स्टैंड कालपी में नहीं मिला है। जैसे हमने कालपी में क्षेत्र में जाते हैं, लोगों की समस्याएं सबसे ज़्यादा ये रहती है कि बेरोजगारी बहुत है इस समय, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, बेरोजगारी तो हम बुंदेलखंड वासियों की मूल समस्या है। अच्छा। और उसी के तहत बुंदेलखंड पैकेज भी आता है। हमने फिर वही बात कही कि सरकार चाहे अच्छे प्रोजेक्ट लाए,
मान लीजिए सरकार की योजना बनी, एक कोई कंपनी से करार हुआ, उसने एक प्रोजेक्ट यहाँ लगाया 200 एकड़, और वो मान लो कुछ भी बनाता है, कपड़ा बनाता है, टायर बनाता है, या कुछ भी बनाता है, यहाँ तक कि खेती भी करता है, जैसे सिकड़ी के ऊपर हुई, तो कम से कम सिकड़ी के ऊपर खेती जो आधुनिक तरीके से की जा रही, वहाँ 200 आदमी तो हमारा अर्जेस्ट है खेत का। बिल्कुल। इसी तरीके से सूरत, गुजरात में जो हमारे यहाँ का नौयुवा जाता है बेरोजगार होकर, उसी तरीके का प्लान यहाँ भी हो तो वो यही नौकरी कर लेगा, बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छी शिक्षा, हमारी कालपी वेदव्यास की नगरी है, महारानी लक्ष्मीबाई से लेके, सुभान गुंडा से लेके, पाराशर ऋषि से लेके, सारे लोगों ने उस समय यहाँ ज्ञान दिया और एक समाज और देश को व्यवस्था दी। महाभारत ऐसे पुराण लिखे, तो उस समय जब इतनी अच्छी शिक्षा थी, आज की पोजीशन देखिए कि कालपी में डिग्री कॉलेज तो होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है। जो नई तरीके की इंटरनेशनल पढ़ाई आई है वो विद्यालय हमारे यहाँ होना चाहिए। तो जब जीरो से बच्चा पढ़ के जाएगा और जब शिक्षित बनेगा तभी रोजगार का। अच्छा, जैसे देख पा रहे हैं अभी हाल ही में आपने एक अग्निकांड हुआ है लखनऊ के अंदर एक कोचिंग सेंटर में, वो जगह जगह के कोचिंग सेंटर इस समय सरकार बंद करा रही, तो इसका क्या है सिस्टम? देखिए, सबसे बड़ा लूट का अड्डा शिक्षा विभाग बन गया। सबसे पहले बुंदेलखंड वासियों को, जो षड्यंत्रकारी राजनीतिक हैं, उनको हटाना चाहिए। वो जब हट जाएंगे तभी यहाँ शिक्षा का विस्तार होगा, तभी यहाँ स्वास्थ्य का विस्तार होगा, तभी यहाँ कृषि का विस्तार होगा। और जब तक अनर्गल लोग राजनीति में बैठे तो हमें नहीं लगता संभव। अभी तो वो गुंडई करेंगे, गुंडई करके, अब इस बार का चुनाव गुंडई करके जीतना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी ना कह के हम तो ये कहेंगे, जो अमित शाह, मोदी और स्वतंत्र देव के चाटुकार है, वो जनता में उनकी कोई पकड़ नहीं है, वो षड्यंत्र के द्वारा पद पे बैठना चाहते हैं। तो ये संभव शायद नहीं होगा। जनता बहुत जागरूक है, आम आदमी जागरूक है, तो ये सब चीजें अब होने वाली है। अच्छा, जैसे बात करते हैं 2027 में चुनाव आने वाला, अगर समाजवादी पार्टी अगर अधिकृत चेहरा आपको अगर बनाती है तो आप इस क्षेत्र में क्या बदलाव लाएंगे? देखिए, पहले तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है जी। रही बात व्यक्तिगत की, हम चेहरा विधायक का बने या ना बने, तो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो अच्छी योजनाएं होंगी, हमारा नेता इतना बढ़िया है तो वो हम लोगों की बात गंभीरता से सुनते भी हैं। जो अगर हम अच्छे मुद्दों पर बात करेंगे तो विकास तो 100% नो डाउट हमारा पहला लक्ष्य होगा कि यहाँ का नौयुवक शिक्षित हो, फ्री शिक्षा मिले, इंटरनेशनल शिक्षा मिले। दूसरा, भूमि समतलीकरण सबसे बड़ी समस्या है। जब तक किसान को खाद, बीज, एक किसान को वो सम्मान निधि भले ना मिले, किसान को फ्री बीज मिले, किसान को फ्री खाद मिले, किसान को फ्री पानी मिले, अपने आप किसान सक्षम हो जाएगा। और जब किसान सक्षम हो जाएगा तो किसान के बेटे ही नौयुवा है, तो वो शिक्षित हो जाएंगे। जब शिक्षित हो जाएंगे तो स्वाभाविक है, जहाँ शिक्षा है वहाँ सभ्यता है, वहाँ सम्मान है, वही पैसा है। और जब पैसा और सम्मान दोनों चीजें इकट्ठी हो जाएंगी तो अपने आप क्षेत्र का विकास, किसी को कुछ नहीं करना। मेन हमारी शिक्षा, ये तो हमारा मानना है। जैसे अभी आपने जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, अभी धरना दिया था, बहुत सारे ज्ञापन सौंपा गया था कि महंगाई, बेरोजगारी के लिए
तो बहुत सारे यहाँ पर केस वगैरह भी होते, झांसी में भी इसी प्रकार का माहौल हुआ है, तो क्या कहना चाहिए? देखो, पहले हम कह चुके आपसे कि वो जो आपने ये जिक्र उठा दिया, इस जिक्र में बहुत बड़ी कहानी छुपी। शायद आज उस दिन 8 जून का दिन था और समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा आंदोलन किया था कि ये जो 10 सालें हो गई हैं, इतनी बड़ी संख्या युवाओं की कभी नहीं। उससे भारतीय जनता पार्टी या विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले लोगों के फैसले खत्म हो गए। तो सबसे पहले हमने कहा कि षड्यंत्रकारी योजना खत्म करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या जरूरत थी विनोद महाराज को, जब हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना दे रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे, महंगाई के खिलाफ दे रहे थे, आम जनमानस की बात थी, किसी व्यक्ति की बात नहीं थी। उसी समय विनोद महाराज को कलेक्ट्रेट डीएम ऑफिस में जाके कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि जाके और डीएम से डिस्कशन करना पड़ा, और हम तो ये मानते हैं, उसी समय हम नाम नहीं लेना चाहते, हमारे दल के भी एक दल बदलू जिन्होंने माननीय नेताजी के परिवार को नष्ट किया, और नेताजी ने उन्हें, उनके पिता अच्छे व्यक्ति थे चौधरी शंकर सिंह, वो भी व्यक्ति षड्यंत्रकारी योजना से वहां पहुंच गया था। दोनों ने मिलके बैठ के डीएम पे दबाव बना के समाजवादी पार्टी के लोगों पे मुकदमा लिखवाए, और हमने कहा नहीं कि षड्यंत्र से बैठना चाहते। आज की स्थिति में दीपराज जी के नेतृत्व में जो युवाओं का उत्साह बढ़ा है, हम लोग भी पार्टी के मेन बॉडी में उपाध्यक्ष हैं, हमारा भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम पार्टी की बात करें। तो दो चीजें कभी नहीं बदलती हैं, नेचर और सिग्नेचर। जो व्यक्ति का नेचर होगा वो अंतुगत्वा तक जाएगा। तो अब उनका हमारे मुंह से कहने से क्या फायदा, उनका बैकग्राउंड देखिए, किस तरीके से कहाँ से राजनीति हुई। स्वतंत्र देव का आप स्टार्टिंग देखिए, कहाँ से राजनीति स्टार्टिंग हुई। जिला पंचायत पे बैठे, कहाँ से राजनीति स्टार्टिंग हुई। ब्लॉक पे बैठे लोग, कहाँ से इनकी राजनीतिक स्टार्टिंग हुई और कैसे इनके स्वभाव रहे, वैसे ही काम करेंगे। नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। तो वो तो षड्यंत्रकारी लोग हैं। अच्छा, जिसने अपने पिता को विरासत नहीं मिली, हमको कुछ नहीं मिले, हमें पिता का नाम मिलना चाहिए, हमारा जीवन तभी तो कृतार्थ होगा। तो जो व्यक्ति अपने पिता को कंधा ना दे पाया हो, उनकी विरासत ना ले पाया हो, वो उनकी विरासत पर कैसे काम करेगा? तो षड्यंत्रकारी करेगा। इसी तरीके से विनोद महाराज है, यहाँ जनता से कोई उनका आम वास्ता तो है नहीं। समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने मदद कर दी, वो विधायक बन गए, लेकिन उनका कोई लगाव नहीं था समाजवादी पार्टी। वो तो पहले से पार्टनर थे स्वतंत्र देव, चले गए, चले जाओ। ऐसे तो 20 आए, हजारों लोग आए समाजवादी पार्टी, हजारों चले गए। समाजवादी कारवा है, ये चलेगा। और इस बार तो हम चुनाव लड़े या न लड़े, लेकिन काल्पी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की साइकिल ही जीतेगी। और ये हम अपने मौखिक दावे नहीं कर रहे हैं, जो लिखित रूप में हमारे पास रिजल्ट आए। जैसे 2022 में चुनाव लड़े विनोद महाराज, लगभग 25-26 से वोट से जीत हुई। उसके बाद नारायण दास जी चुनाव लड़े लोकसभा, साइकिल चुनाव चिन्ह रहा, हम 18,000 से जीते। तो हमारा 16,000 वोट बढ़ा एक विधानसभा। अब इसी हिसाब से जो बढ़ा वोट तो 50,000 से जीतेगी। अच्छा, जैसे देख पा रहे हैं इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हमने देखा है रोड वगैरह बहुत ज्यादा खराब है, तो क्या चर्चा करना चाहिए? देखो, रोडों के बारे में हम चर्चा के लिए कुछ नहीं करेंगे।
सरकार तो कहती है कि हम और सरकार क्या कहती है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। धरातल पे क्या हो रहा है? अखिलेश यादव ने मदारीपुर से जोलूपुर मोड़ तक डबल रोड का प्रस्ताव आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, ये माननीय अखिलेश यादव जी के समय का रोड है, वो आज पूर्ण होने जा रहा है 10 साल बाद। चाहते तो देखो जोलूपुर मोड़ से सिकड़ी श्रमदान तक आज के 10 साल पहले कंप्लीट हो गया था, उसका शेष भाग अब किया उन्होंने। तो रोडें तो हम बना चुके हैं, पहले पैसा स्वीकृत एक किस्त दे चुकी हमारी सरकार। हमीरपुर वाला रोड हमने बना दिया, बेमई वाला पुल बना के रेडी किया, सिकंदरा टू उरई रोड हुआ, उसी समय हुआ, डबल रोड हुआ, फोर लाइन तो हुई नहीं, तो डबल रोड का आज उनने पैसा सरकार में बैठ के आज उनने पैसा मुक्त किया है। योजना तो हम पहले दे चुके। आपका वहां से आप चलिए सनगढ़ घाट से, शेरगढ़ घाट से और जालौन तक सीसी हो गई, वो हमारी सरकार में हुई। हम गूगल सर्च करिए ना, तो रोडें बनाना, एक्सप्रेस वे हमने बनाया पहले, देश का एक नंबर आगरा से और लखनऊ तक। उस पर तो मोदी जी ने खुद रिसर्च किया कि वो कौन जहाज होता है, मैं तो जानता नहीं हूँ, बड़ा जहाज उतार के प्रैक्टिकल किया, वो रोड हमारा एक नंबर निकला। तो रोड है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, माने ग्रीन सिटी जैसे गंगा बैराज की योजना है, बड़ी योजना है। आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस जरूर इन्होंने बनाया, कितने लोगों की बलि चढ़ा दी, तो समय आने पर सब पता चलेगा। आज भी रोड की दशा सही नहीं। तो हमारे नेता, हम किसी भी प्रकार का जवाब देने के लिए, किसी भी प्रकार का काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं, काम कर चुके हैं। हम जो काम कर चुके हैं उसको बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमीरपुर वाला रोड बनाया, सीसी 4 लाइन हमने उरई तक बनाई, और उरई से कोस तक हमारी सरकार का पास रोड बना। आपका उरई से आपका ये जो डकोर होके कोटरा और वहां तक गया रोड, ये हमारी सरकार का बना। हम रोड तो बना चुके हैं, अब इनसे भले आदमियों से यही निवेदन है, कम से कम उसकी मरम्मत करते रहे, तो यातायात में कोई सुचारू रूप से चलता रहे। अच्छा, जैसे देख पा रहे हैं राम मंदिर में चंदा चोरी हो जा रहा है, तो क्या कहना चाहिए? अरे यार, वो चोरी है यार सब। कुछ नेता तो ये कह रहे हैं कि मतलब हमने मंदिर बनवाया, विपक्ष को क्यों पेट दर्द हो रहा है, तो क्या कहना? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मंदिर नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का मंदिर नहीं, किसी एक सिंगल व्यक्ति विशेष ने मंदिर नहीं बनवाया। हमें तो ध्यान है उस समय से, आप बात करेंगे, संघर्ष किया मंदिर के लिए प्रवीण तोगड़िया, अशोक सिंघल, उमा भारती, अटल आडवाणी, कलराज कल्याण, राजनाथ सिंह, और वो मतलब काफी लोग ऐसे लोग रहे जिन्होंने हिंदुत्व के नाम पे अपना जीवन लगाया। क्या वो लोग आज हिंदुत्ववादी लोग हैं? वो दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं कहीं। उमा भारती अपनी जगह डली, प्रवीण तोगड़िया चक्कर काटते फिर रहे हैं, अशोक सिंघल का पता नहीं, विनय कटियार इतने हिंदुत्ववादी नेता, विनय कटियार बयान कुछ दे रहे, कोई नहीं सुन रहा भैया। तो ये मंदिर का धंधा चंदा उनका ये शुरुआत से क्रम, कब एक समय में रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ईंटें गांव गांव तक गई, क्या हम लोगों ने उसमें चंदा नहीं दिया? क्या हम लोगों ने वहाँ भगवान श्री राम से हमारी आस्था नहीं है? हमारे भी आराध्य है, लेकिन उन्होंने टेंडर बना लिया कि राम सिर्फ हमारे हैं। तो किसी के कहने से राम किसी के नहीं हो जाएंगे। राम तो एक, हम तो उसे पावर मानते हैं, समाज को एक व्यवस्था देने वाले व्यक्ति इंसान ही थे।
उनके कर्मों के द्वारा हमने उन्हें भगवान माना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में उत्तम थे, लेकिन हमारी जो हिंदुत्व आर्यावर्त था, इस धरती पे तमाम प्रकार की जातें रहते थे, वो सब आराध्य भगवान श्री राम को मानते थे। और चाहे वो, अब हम छोटी बात ना करें तो अच्छा रहेगा, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो बसोर हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे सिंधी हो, चाहे मराठा हो, चाहे गुजराती हो, वो सबके लिए भगवान राम राम है। और हमारी आस्था अयोध्या से है। बहुत ही निंदनीय कृत्य किया है, इसका सरकार नहीं देगी तो हमारा जो आस्था का मानना है कि जिसने भी मंदिर की चोरी की है उसका नाश हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का नाश होने जा रहा है यार, तो वो गलत चलेंगे। का कही जाते एक कहावत है कि जाके प्रभु दुख दारुण देही, तो बाकी मत पहले हले, तो उनकी मत हर गई। इसी तरीके से 8 जून की आपने कहानी कही। अच्छा, विनोद महाराज को क्या जरूरत पड़ गई वाइस रेडी की? आप इस पर चेक करिए, ये मीडिया से हमारा निवेदन है कि 22 से स्वतंत्र देव के लड़के को क्या प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ गई? 22 श्रेणी की जरूरत क्या विनोद महाराज को पड़ गई? क्या और लोग हैं जिन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र सब रिन्यूअल करवाए? क्या गोली चला के यहाँ से चुनाव जीतना चाहते हैं? गुंडाई करके चुनाव जीतना चाहते हैं? तो हम लोगों को तो देखो भाई सीधा सा फंडा है, अपन ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाते, अपन अखिलेश यादव के सिपाही है। संघर्ष हमारा है, जीवन हमारा है। हमारे क्षेत्र के प्रति जो कोई गलत काम होगा तो उसमें गुड्डू महेवा एज ए समाजवादी सिपाही के नाते होने के हम समाज के बीच में खड़े होंगे, क्षेत्र के बीच में खड़े होंगे, चाहे वो हमें जेल जाना पड़ा। आप लोगों को पता नहीं है, लड़के की हत्या होती है, उसके बाद हमें जेल जाना पड़ा, उसके बाद हमारी जमीन प्रॉपर्टी जो भी है वो तो बुजुर्गों की थी, कोई हमने नई तो नहीं बनाई थी। आज हमारी प्रॉपर्टी सारी सीज कर दी गई है, कहीं से इधर से मुकदमा लगा दिया गया, कहीं इधर से मुकदमा लगा दिया गया, लेकिन हमें उसकी भी परवाह नहीं है। तुम मुकदमा आज लगाओगे लगा लो, जेल में हमें डालोगे डाल लो, जेल में पॉइजन दिलवाओगे दे दो, हम मरने के बाद भी जो सांसें बचेंगी थोड़ी भी, तो भी हम ऐसे लोगों का विरोध करेंगे। ये हमारा नैतिक फर्ज है। जो अगर समाज में हम वोट मांगने के लिए जा सकते हैं, समाज में हम भीख मांगने के लिए जा सकते हैं मतदान की, तो उनकी लड़ाई लड़ने का काम भी हमारा ही है, दायित्व बनता है नैतिक। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और जो शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, ठेकेदारी करना है तो बात अलग है, किसी की मक्खन क्यों कर लेंगे, लेकिन नहीं, हमको क्षेत्र की राजनीति करना है। तो हमने चुनाव को दूसरा नहीं लड़ा, हम 5 में ब्लॉक प्रमुख बने, 5 से 11 तक रहे, 11 से और 27 का समय आ गया, 16 साल होंगे। 16 साल के बीच में हमने एक भी बार किसी पद के लिए इच्छा नहीं की। इसलिए नहीं की कि उससे ज्यादा हमें यहाँ का आदमी पसंद है। जो पद पे रहने वालों को प्रेम मिलता है, उससे कहीं ज्यादा हमें प्रेम मिलता है बगैर पद पे रहने के। बिल्कुल, तो हम तो जनता के बीच के आदमी हैं, जनता की बात करेंगे, समाजवादियों के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे और हर एक संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात को उठाएंगे। जैसे आज कोकोनू का मामला चल रहा है, कोकोनू के मामला में भी हम कहते हैं कि जातवाद से ऊपर कोकोनू गांव में हर एक बिरादरी का व्यक्ति रहता है, और कोकोनू गांव के लोगों ने गांव की लाइट की मांग की थी, व्यक्ति की मांग नहीं थी।
तो कुकोनू गांव के लोगों के साथ जो विनोद महाराज, पहले तो हम मीडिया के माध्यम से यही मांग करेंगे कि उनकी वायु श्रेणी हटाई जाए। जो आम सुरक्षा, हमारे यहाँ गौरी शंकर भी विधायक है, मूलचंद निरंजन भी विधायक है, आरपी निरंजन भी एमएलसी है। जो सामान्य तौर पर सुरक्षा चाहिए वो सुरक्षा उनको मिलना चाहिए। हमारा गृह मंत्रालय से निवेदन है, इस बात को आप जरूर हम उठाएं कि ऐसे लोगों को ऐसी सुरक्षा ना दी जाए जिसका वो दुरुपयोग करें। हमारे यहाँ कहीं मर्डर नहीं हो रहा है। विनोद महाराज इतने बड़े माफिया नहीं, विनोद महाराज इतने बड़े जनसेवक भी नहीं, ना उन्हें जनता का दर्द पता है। ठीक है, षड्यंत्र के तहत आप विधायक बन गए, चलो स्वीकार है 5 साल के लिए, लेकिन कम से कम अनर्गल काम न करें, उनसे हमारा निवेदन है। और ये बात हमारी गृह मंत्रालय तक जाए, उनकी वायु श्रेणी की कोई आवश्यकता नहीं। आमतौर पे घूमे, बनमनसात का क्षेत्र है, अशिक्षित लोग हैं बुंदेलखंड के, उनको शिक्षा का काम करें, उनको विकास का काम करें, उनकी कृषि के ऊपर काम करें, रोडों पे काम करें। नमामि गंगे ऐसी योजना का जो घपला हुआ है उसकी भी जांच होनी चाहिए। और रही बात चुनाव की, तो आप और किसी बिंदु पे बात करेंगे तो चुनाव का भी आने दीजिए। अच्छा, जैसे चुनाव अगर आ जाता है तो जैसे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, लोगों तक जाते हैं, लोग कहते हैं कि जो चुनाव आते तभी नेता लाइन में लगते हैं, आते हैं, इसके बाद पता ही नहीं चलता, गुम हो जाते हैं। तो ये सब तो लोगों का, भारतीय जनता पार्टी, आप हमारे दल में तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आवेदन लिया नहीं है किसी को, तो हमारे में प्रत्याशी भी बहुत कम है। वर्कर जरूर है, प्रत्याशी हमारे में नहीं है भी कोई। प्रत्याशी जब हम अपने आप को नहीं मान रहे हैं तो मैं समझता हूँ किसी को नहीं मानना चाहिए। हाँ, हम कार्यकर्ता हैं, हम चुनाव, जनता हमसे कहेगी, जनता हमारी आवाज को उठा के लखनऊ तक पहुंचाएगी। वो जो सर्वे चल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, उनका नाम आएगा तो चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, हर एक तरीके से लड़ेंगे ऐसे। अच्छा, एक चीज और है, जैसे हम देख पा रहे हैं कालपी विधानसभा से नए नए चेहरे आ रहे हैं जो इस क्षेत्र के भी नहीं है, बड़े बड़े नेता इस क्षेत्र से लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? अरे यार, आप एक चीज बताओ कि यहाँ बाहरी लोगों ने ही राजनीति की है। स्वतंत्र देव बाहरी आदमी, विनोद महाराज बाहरी आदमी, घनश्याम अनुरागी बाहरी आदमी, और वो लोग जो राजनीति करके उसके पहले, अब हम नहीं, हमारे दल में भी बाहरी आदमी है। तो इस बार इस क्षेत्र की जनता बाहरी आदमी को पसंद नहीं करेगी, चाहे वो हमारे दल में हो, चाहे भाजपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो। कालपी विधानसभा चाहिए, वो मांग है भाई, इस पे आप बात करिए। आपने बात की होगी कई जगह, ये मूल मांग है क्षेत्र के लोगों की, दल की मांग नहीं है। सबसे पहले मांग है कि क्षेत्रीय आदमी हो, तो वो अब ये तो हम कुछ कह नहीं सकते, जनता का हिसाब से वोट भी देगी। आप कौन टिकट में, कोई भाजपा में हम देख रहे 30-40 नाम है कालपी विधानसभा से। हाँ, तो जनता की सेवा के आधार पे नहीं है, षड्यंत्र के आधार पे चाह रहे हैं कि जैसे विनोद महाराज की चिपक लग गई ऐसी हमारी लग जाएगी। करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, उधर अमित शाह को सेट करेंगे, इधर स्वतंत्र देव को सेट करेंगे, उधर डीएम साहब को सेट करेंगे, प्रमाण पत्र ले लेंगे, ऐसे कहानी चलेगी। ये हो नहीं पाएगा, 2027 में नहीं हो पाएगा। क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? बवाल हो जाएगा, तांडव हो जाएगा। कालपी का इतिहास दूसरे तरीके का रहा है। जब भी जागृत हुआ है आदमी तो अंग्रेजों को मार के भगाया था यहाँ है? तो ये तो छोटी पूरी चीज है। मिर्जापुर भेजने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको उड़ई भेजने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ के लोगों को गुड्डू महवा व्यक्तिगत तौर से कमजोर हो सकते हैं, इनसे नहीं लड़ सकते, सरकार से नहीं लड़ सकते,
लेकिन जनता जनार्दन है जो, वो तो किसी को भी उखाड़ के फेंक देगी। 12,000 वोट मिला था स्वतंत्र देव को, हैसियत पता चल गई थी, नाम नहीं लेते। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं जब से बुंदेलखंड क्षेत्र में मंत्री जी का घेराव हुआ, जब से दोबारा नहीं आए। फिर हमने कहा कालपी विधानसभा में कब आए वो, आप भाई लिखित में जाइए। आप 10 साल मंत्री रहे, 10वां साल चल रहा है। 10 साल में विधानसभा कालपी से वो एमएलसी बनते थे, कालपी के पते से बनते थे। 10 साल में आप उनसे लिखित मांग लीजिए कि कितने आपके कार्यक्रम आपकी विधानसभा में रहे, कितने लोगों के दुख में आए, कितने लोगों की शादियों में शामिल हुए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोगों के यहाँ दुख में गए नहीं गए हैं, कितनी खुली मीटिंगें की, वो तो सब निकल के आ जाएगा। तो यार चोर चपाट लोग हैं, ये रात में चलते हैं, रात में जरूर 20 दफे आए होंगे, दिन में नहीं चलते। आप मलखंडी देवी का पता चलाइए, आपको पता चल जाएगा कितने दफे स्वतंत्र देव कालपी आए, लेकिन सुबह 4 बजे आए और 6 बजे निकल गए। तो उनके जो 2-4 चाटकार लोग हैं उनसे मिले, अपना निकल गए, षड्यंत्र की योजना फेंक के अपना। अच्छा आपने भी देखा होगा कालपी विधानसभा में उनकी कहीं जनसभा हुई है? नहीं, अभी तो नहीं हुई है, ना हुई है ना होगी। मार मार गोबर आदमी भगा नहीं दे उन्हें, तो इसलिए नहीं होगी। वो तो लोग सर ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास करेंगे। हो तो गया सबका विकास, युवाओं का विकास हो गया, नौकरियां जो देने को कहा था, 15-15 लाख रुपए जो देने को कहा था, अब कह देना कर देना, तो उनके हिसाब से विकास हो गया, सबका साथ हो गया, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं। युवा रोड पे आ रहा है। एक व्यक्ति की कहानी आई, वो कॉकरोच, एक नौयुवा एक योजना विदेश से बैठ के चलाता है, वो रोष देखता है कि कितना हिंदुस्तान में रोष है, तो मिलियन लोग पहुंच जाते हैं उसके समर्थन में, जबकि उसका चेहरा नहीं देखा, सिर्फ सरकार का विरोध देखा, और विरोध में मिलियन लोग पहुंचे उसमें। फिर जब वो धरातल पे आके उसने चेहरा दिखाया तो लाखों नौजवान पहुंच गया, बिगर खर्चा के, बिगर उसके पहुंच गया। तो ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर उनको रोकना पड़ा, टोलना पड़ा, मारना पड़ा, तब वो रुके हैं। तो जनता में विरोध है, बस उनका यही है कि जैसे हमने वहां ममता बनर्जी को दाप बना ली, हिंदू मुस्लिम कर दिया मंदिर, और देखिए दुर्भाग्य देखिए, अब इनका पतन का समय, मंदिर को जरूरी थी कि आज ही मामला खुलना है। अखिलेश जी जो अगर इस बात को नहीं उठाए तो ये तो और चलता रहता है। तो ऐसे है इनका काम, भैया भगवान बचाए। भारतीय जनता पार्टी से इतनी बुराई नहीं है, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व पर बैठे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में सारे लोग बुरे नहीं हैं। किसी समय अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ के आदर्श हुआ करते थे, तो उनने खून पसीना लगाया, और दूसरे माल मलाई छान रहे, उनको लड़कन को अता पता नहीं है, उनकी कोई परिवार का अता पता नहीं है, कहाँ गड़ गए, कहाँ दब गए, किन्हें मरवाए दो, किन्हें गलवाए दो। तो ये सब चल रहा है, और हम तो ईश्वर से प्रार्थना जरूर करते हैं कि ईश्वर जो कहीं भी हो, तो अब इस हिंदुस्तान की जनता पे ज्यादा अत्याचार सहने की क्षमता नहीं, इनका पलायन करो। हो सकता है कि आदमी में सामर्थ्य ना हो, लेकिन ईश्वर में सामर्थ्य होती है, और ईश्वर ही इनको हटा देगा। ये भगवान के नाम पे आए, भगवान के नाम से ही चलेगा, हमारा व्यक्तिगत मानना है। हमने देखा भी है, जिन जिन लोगों ने मंदिर ऐसी चीजें दान को दान खाया, उनका पलायन। भाई की बेईमानी नहीं करना चाहिए,
निर्बल को सताना नहीं चाहिए और चंदे का पैसा खाना नहीं खाना। तो वो सब करते हैं। आप लोगों ने हमसे बात की और कहीं भी, हालांकि जो अंदर का आक्रोश है हमारे अंदर अकेला नहीं है, पूरे युवा वर्ग में है, हमारी क्षत्रिय समाज में अकेला नहीं है। अच्छा, एक चीज पर हम नहीं बात कर पाए और जो अहम बात थी, हम समाजवादी लोग हैं, हमें जातवादी बात नहीं करना चाहिए, लेकिन विषय है बात करनी। किसी समय क्षत्रिय समाज कालपी तहसील में सबसे ज्यादा संख्या वाली विधानसभा है क्षत्रियों की। पहले नंबर पर कालपी, दूसरे नंबर पर माधोगढ़, तीसरे नंबर पर उरई। यहाँ 65 से 70 हजार के बीच में ठाकुर है। माधोगढ़ में 40 से 45 हजार के बीच में ठाकुर है। 30 से 32 हजार के बीच में उरई विधानसभा। आपको क्षत्रियों का नेता दिख रहा है कोई? नरेंद्र सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी से 50,000 वोट से जीते थे, उनका ही टिकट काट दिया जाता है, खत्म कर दिया एक क्षत्रिय को। दूसरा नाम संतराम सिंह सेंगर, भले वो चुनाव बराबर निरंतर हारते रहे हो, दोबारा पद पे पहुंचे हो ना पहुंचे हो, लेकिन आज क्षत्रिय समाज में वो नेता हैं। उनको भी लॉलीपॉप देके उनका टिकट काट दिया। सुरेंद्र सरसेला का दुर्भाग्य आप मानिए कि उनकी घर में ही ऐसी एक कहानी हो गई, तो उनको भी निपटा दिया। कांग्रेस से विनोद महाराज हटे और इनका टिकट करवाया, अपन सपा लाए। तीसरा क्षत्रिय डैमेज किया। चौथा क्षत्रिय छोटे सिंह विधायक था, पहले तो उसे चुनाव बेईमानी से हरवाया गया, उसके बाद जो उनके साथ घटनाक्रम हुआ किसी से छुपा नहीं है। एक व्यक्ति राज्यपाल के द्वारा उसको सजा मुक्ति मिल जाती है, फिर वही विनोद महाराज, विष्णुपाल सिंह नन्नू, स्वतंत्र देव सिंह, सारे लोग मिलके उसका मुकदमा उखड़वा के, क्योंकि घटना हुई थी इसलिए कोई ज्यादा उसमें कह नहीं पा रहा, मर्डर हुआ था, लेकिन निपट भी तो गया था, समझौता भी तो हो गया था, वो बरी भी तो हो गए थे, पुनः जेल में भेज दिया गया। रही बात गुड्डू महेवा की, गुड्डू महेवा तो समाजवादी है, हमारे लड़के की हत्या हुई, उस हत्या में कोई हमारी FIR तक नहीं लिखी गई, पुनः हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगवा के हमें जेल में डाला गया। उसके बाद हमारी जमीन है, जो प्रॉपर्टी है, धौलीपुर मोड़ पे प्रॉपर्टी थी, मदनीपुर में ब्रास्टन नाना की दी हुई प्रॉपर्टी थी, महेवा में हमारे बाबा की पैतृक जमीन थी, उन जमीनों को सबको उखाड़ के फेंक दिया कि कहीं से इनके पास करोड़ 2 करोड़ रुपया ना आ जाए, ये चुनाव ना लड़ पाए और हमारा विरोध न कर पाए, इसलिए ये सब कुछ किया। आज की स्थिति में बुंदेलखंड में कोई क्षत्रिय नेता नहीं है। कुछ प्रेम चंदेल थे, उनको भी हरवा दिया गया। अब ये भारतीय जनता पार्टी न कह के ये व्यक्तिगत लोग षड्यंत्रकारी है, उनका विरोध होगा और अच्छी तरीके से होगा। पाल समाज में देखिए आप, पाल समाज को भी डैमेज किया इन लोगों ने। सुन्ना पाल चुनाव लड़ा, सबसे मजबूत समीकरण है बसपा का, और वो तीसरे नंबर पे जाता है। खदौरा ब्लॉक में सबसे ज्यादा बसपा का वोट है, वहां बसपा हारती है, तो हमें नहीं लगता कि क्या होता है। इसी तरीके से ब्राह्मण समाज के भी ये खास नहीं है, भले विनोद चतुर्वेदी ब्राह्मण है, एक सुदामा दीक्षित के ही नौकर की हत्या करवा दी जाती है और उन्हीं की गैस एजेंसी में करवा दी जाती है। फिर उसी सुदामा दीक्षित को
उसी मुकदमे में फंसवा दिया जाता है और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, बच जाता है। गुड्डू महेवा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं तो बराबर मुकदमे चलते हैं, वारंट आ जाते हैं, पुलिस आती है, अरेस्टिंग होती है, जेल जाते हैं। तो अपन ये नहीं करते, अपना काम नहीं है कि हम किसी के आगे झुकेंगे। मतलब पार्टी नहीं बदलना। क्या क्यों बदल रहे हैं भाई, क्यों बदल रहे हैं हम? पार्टी से आदमी क्या चाहता है? नेता सम्मान देता है हमें। हम एक छोटे से कार्यकर्ता और छोटे से कार्यकर्ता के दुख में माननीय अखिलेश जी हमारे घर तक, हमारे परिवार को मजबूती देने के लिए आए। उन्होंने कहा कि हर विषम समय में समाजवादी पार्टी गुड्डू महेवा के परिवार के साथ है। क्या ये शब्द मायावती कह पाएंगी? क्या ये शब्द योगी आदित्यनाथ हमारे जात के बिरादरी के, मान लीजिए ये चल रहा है बहुत से ठाकुर है, वो शब्द ये कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे तो हम क्यों दल बदल देंगे? अच्छा डिम्पल जी, हम तो व्यक्तिगत तरीके से मानती हैं, अजय भाई के तरीके से। हम पार्टी की नीतियों पे बात नहीं करेंगे, व्यक्तिगत बात कर लेंगे तो भी हमारा कोई तर्क नहीं बनता। हम अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी को अपना छोड़ने का कोई काम नहीं है। उनके साथ वो हमें चुनाव लड़वाएंगे तो ठीक बात है, नहीं लड़वाएंगे तो गुड्डू महेवा का जो शरीर है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए निरंतर, आज तो थोड़ी परिस्थितियां खराब कर दी इन्होंने, कहीं जेल में डाला, कहीं मुकदमा चल रहा है, कमिश्नरी मुकदमा चल रहा, हाई कोर्ट मुकदमा चल रहा, कलेक्ट्रेट मुकदमा चल रहा, जजी मुकदमा चल रहा, जालौन तहसील मुकदमा चल रहा, कालपी तहसील मुकदमा चल रहा। तब हमने नहीं छोड़ा, तब क्यों छोड़ दें? अखिलेश जी हमारे नेता हैं। अखिलेश जी से साफ सुथरा व्यक्ति इस हिंदुस्तान की धरती पे भी पैदा नहीं हुआ है। आज अखिलेश जी की उम्र 55 साल है, 54 साल, और हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसी अखिलेश और डिम्पल जैसी जोड़ी किसी भी दल में निकाल के दिखा दोगे तो हम अपनी राजनीति करना, इतनी अच्छी सोच वाले लोग। डिम्पल जी की अलग सोच है, डिम्पल जी मानवतावादी हैं, उनके मुंह से कभी गलत शब्द नहीं सुना होगा। अखिलेश जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री होने के बाद 4-3 दफे उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, किसी को अपशब्द नहीं बोलते हैं, बात तो रखते हैं, अपशब्द नहीं बोलते। हमारा नेता जब हमारे नेचर का है, हमारे विचारों का है, कुछ जरूरी नहीं है कि हम विधायक ही रहें, कुछ जरूरी नहीं है कि हम सांसद ही रहें, लेकिन जब हमारे विचारों से जुड़े हैं हम कोई पद के लोग से नहीं जुड़े हैं, विचारों से जुड़े हैं। हमारे विचार उनके विचार मिलते हैं, इसलिए हम समाजवादी पार्टी को अंतोगत्वा तक नहीं छोड़ेंगे। और रही बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा निर्देश आता है हम उस हिसाब से काम करते हैं। हमारा जिला अध्यक्ष भी एक नंबर नौयुवा, एक नंबर व्यक्ति है। उसने ये दिखा दिया कि किस तरीके से कार्यकर्ता को जोड़ना चाहिए। हम लोगों की टीम ने ये दिखाया है जनपद जालौन में। हमने जिला पंचायत सदस्य जीती हाल की साल हमने लोकसभा जीती। कोई नहीं कह रहा था कि नारायण दास सांसद बनेंगे, बात को बदले दिया, लेकिन हम लोग जीते। तो हम लोगों का बढ़िया मजबूत है, समाजवादी पार्टी मजबूत रहेगी। संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, इन षड्यंत्रकारियों से लड़ना पड़ेगा, तभी 2027 में विजय है। और बुंदेलखंड में अच्छी सीटें आएंगी। हम माधवगढ़ भी फाइट करेंगे, हम मुरई भी फाइट करेंगे, हम कालपी भी फाइट करेंगे,
हम झांसी भी फाइट करेंगे, हम बबीना भी करेंगे, हम ललितपुर भी करेंगे। अभी प्रत्याशियों के सबके नाम तो आने दो, हैरान हो जाएंगे काफी लोग। तो क्या लगता है बुंदेलखंड से कितनी सीटें निकाल रही सपा? 19 सीटें हैं बुंदेलखंड में। हम लोगों का प्रयास है कि कम से कम 15 सीटें जीते। 15। आप जो है एक एक सीट पे बात करेंगे जाति फैक्टर देख के, व्यक्ति का संघर्ष देख के, जाति का समीकरण मिला के, व्यक्ति की गुणवत्ता देख के, कितना कर्मठ है, कितना ईमानदार, उसमें हम लोग 15 से 17 सीटें पाएंगे। और 100 में 100% ये अतिशयोक्त बात होती है, ऐसी बात हमें करना नहीं, लेकिन हम 14-15 सीटें आराम से जीत जाएंगे। अच्छा, जैसे एक मुद्दा हर बराबर जब चुनाव होता तब रहता है कि जैसे भाजपा अगर कहीं नहीं जीत जाती है तो विपक्ष के ईवीएम पे सवाल उठाने लगते हैं, ऐसा कुछ? अच्छा, अभी तक भाजपा ईवीएम के सहारा ही तो जीती। 25,000 का घपला है ईवीएम। जो 25,000 से ऊपर जीतेगा वो अपने आप को जीता माने। और जो 25,000 वोटों को घपला कर देते कैसे? बड़ा सिंपल सा एक तरीका हम आपको बताएं। 543 बूथ हैं, हमने एक बूथ में 20 वोट काट दिए। अब SIR है, थोड़ा मजबूती हुई, एक रेख कर ली, 25 वोट हमने काट दिए और 25 वोट हमने बीजेपी के BLO उनका है बढ़ा दिए। तो हर एक बूथ पे 50 का आप रेशियो लेके चलिए। अब गिनती में 4-6 हजार से जो अगर हार रहा है तो हमने 2-4 चरण की गिनती ही नहीं की। मांगते रहो डेटा, छोड़ जाओगे, जल जाएंगी। तो वहाँ कहती है AVM मशीनें कितनी जली? 8,000 बंगाल में 8,000 EVM जल, सब खागा खत्म, ना कोट कुछ कर पाएगा ना कुछ। तो ये EVM के सहारा, देखो हम लोग रोते नहीं है, चिल्लाते नहीं है, लेकिन अपनी बात कहने का तो अधिकार है। तो ये इनका गेम है। जैसे अभी एनुअल को लड़वाया, अब योजनाबद्ध तरीके से थाली ही दी गई उन्हें, नीचे से 5वें नंबर पे, ऊपर से 5वें नंबर पे। अब वो BLO और जो उनके पीठासीन अधिकारी है, जाति फैक्टर चलने लगा है, जातवाद में देश बटा है। तो किसी ने ऐसे कर दिया। हमारे किशन पाल चौहान, ये प्रधान जी है हमारे सुरन सिंह महिवा वाले, उनके सुरन सरसेला के दमाद दिए। ये ब्लॉक वाला बूथ देख रहे थे, इनका हमारे पास 2 बजे के लगभग फोन आया। यार बोले प्रमुख जी, यार बड़ा बैंक को कुछ समझ में आ रहा है, क्या मशीन भी उल्टी सीधी कर सकती है क्या? बोले हमने जब देखा तो यहाँ मशीन उल्टी कर दी गई थी। यहाँ एनुअल का एक भी वोट नहीं है महेबा में एनुअल का, क्योंकि मुसलमान है नहीं यहाँ, यादव है नहीं यहाँ। तो फिर एनुअल को 75 वोट कैसे मिल जाते हैं? बगैर कन्वेंशन के मिल जाते तो वो धोखे। महिलाएं हैं, अशिक्षित है, उन्हें डाल दिया इस तरीके से, ऐसे षड्यंत्र करके ऐसे वो लूटते। ये हमारा अपना रिसर्च है। अच्छा, चलिए दोस्तों, हमारे साथ थे जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं गुड्डू महेबा जी, बहुत ही चर्चित हैं समाजवादी पार्टी के, कर्मठ, लगनशील, ईमानदार यहाँ पे जो नेता हैं, उनसे हमने खास बातचीत की। आप लोग बने रहें नेशनल समाचार। मेरा नाम है रजनीश सिंह, धन्यवाद।